दिन भर दिहाड़ी पर मजदूरी करके माँ घर लौटी। उसने वो देखा जो उसे जीवन में कभी सुकून से जीने नहीं देगा। 29 साल की उसकी बेटी मरी हुई पड़ी थी। मरा हुआ शरीर भी चोटों से भरा हुआ था। उस लड़की को मारने के पहले चाकू से गोदा गया था। बची हुई कसर मारने के बाद पूरी की गई थी। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर चाकू गोदे जाने के निशान थे। किस हवस में किया गया होगा ये गुनाह? ऐसी क्या वजह रही होगी? पुलिस को बुलाया गया, फॉरेंसिक जांच हुई। मालूम पड़ा कि शरीर को प्लान करके काटा गया था। गुस्से की किसी झोंक में नहीं, बाकायदा तेज धार वाले हथियार के बंदोबस्त के साथ हत्यारा आया था। 38 बार से ज्यादा चाकू गोदा गया था। गले में चाकू गोदे जाने से उस लड़की की मौत हुई थी। तो क्या था पूरा मामला? वो लड़की कौन थी? उसके साथ ऐसी हैवानियत करने वाला कौन था? क्यों ऐसा घिनौना अपराध किया गया? इस सब के पीछे छिपी सच्चाई क्या थी? तो चलिए जानते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाले केस की पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी केरल से है। अपनी मजबूत शिक्षा प्रणाली के लिए जाना जाने वाला केरल लगातार सर्वाधिक साक्षर राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। उसी केरल में एक ऐसा केस होता है जिससे पूरा देश दहल जाता है। एक ऐसा केस जिसे वहां के इतिहास में सबसे रहस्यमयी मामलों में गिना जाता है। इस मामले की गुत्थी सुलझाने में केरला पुलिस को लगभग 50 दिन लग गए। शक की सुई जिन जिन लोगों पर घूमी उनमें से कई को हिरासत में लिया गया, कुछ की नौकरियां चली गईं और एक ने तो इस सदमे में खुद को खत्म कर लिया। राजनीति ने भी इस त्रासदी को एक मुद्दा बना लिया, पर इसकी शुरुआत एक बेहद ही साधारण और मासूम परिवार से हुई। एर्नाकुलम जिले के पेरुम्बवूर में रहने वाला एक गरीब एससी परिवार। यह परिवार प्यार और संघर्ष की एक मिसाल था। इस परिवार की सबसे छोटी बेटी थी 29 साल की जिशा सूर्या। जिशा सूर्या की दुनिया उसकी माँ और बड़ी बहन के इर्द गिर्द घूमती थी। तीनों मिलकर मुश्किलों से भरी जिंदगी को भी मुस्कुराहट के साथ जी रहे थे, जैसे कि किसी भी तूफान को हराने की ताकत उनके दिलों में थी। परिवार की आर्थिक हालत बेहद कमजोर थी, जिसकी वजह से जिशा की माँ और बहन दूसरों के घरों में काम करके घर चलाती थीं। लेकिन जिशा का सपना कुछ और ही था। वह अपने हालात से समझौता करने वालों में से नहीं थी। उसके सपनों में उड़ान थी, हौसले में जान थी। वो वकील बनना चाहती थी और इसके लिए उसने कानून की पढ़ाई शुरू भी कर दी थी। वह हमेशा अपनी माँ और बड़ी बहन से बड़े ही प्यार से कहती थी, देखना, एक दिन जब मैं वकील बन जाऊंगी तब आप दोनों को किसी के घर बर्तन साफ करने या झाड़ू पोंछा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी आंखों में सपना था और उस सपने में सिर्फ उसकी नहीं, पूरे परिवार की जिंदगी बसती थी। परिवार गरीब था और उस पर भी भारतीय जाति व्यवस्था में सबसे नीचे माने जाने वाली जाति से ताल्लुक रखते थे। इस वजह से पड़ोसियों का व्यवहार उनके साथ रूखा था। कोई खास लगाव नहीं, बल्कि ताने और चरित्र पर शक करते हुए फप्तियां कसते थे। फिर भी जिशा की माँ और उसकी बड़ी बहन ने कभी हार नहीं मानी। गरीबी ने भले ही चूल्हा कई बार ठंडा कर दिया हो, लेकिन जिशा की पढ़ाई कभी ठंडी नहीं होने दी गई। वो माँ जो खुद अपने सपने भूल चुकी थी, अब जिशा के सपनों में जी रही थी। बड़ी बहन ने भी अपनी खुशियां कुर्बान कर दी थीं, ताकि जिशा एक दिन वकील बनकर सबका सिर गर्व से ऊंचा कर सके। जिशा की मेहनत रंग लाई, उसे एर्नाकुलम के लॉ कॉलेज में दाखिला मिल गया। अब वह कानून की पढ़ाई कर रही थी। पूरा परिवार उम्मीद की डोर पकड़े बैठे था कि बस कुछ ही दिन की बात है, फिर उनकी तकदीर बदल जाएगी। लेकिन किस्मत ने जैसे उनके साथ क्रूर मजाक कर दिया। तारीख थी 28 अप्रैल 2016। जिशा की माँ रोज की तरह काम से घर लौटी, लेकिन उस दिन कुछ अजीब था। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने 2-3 बार दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब जिशा की माँ परेशान हो जाती है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। थोड़ी ही देरी में आसपास के लोग भी आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, तो जिशा की माँ बताती है कि जिशा अंदर है और दरवाजा नहीं खोल रही है। जब आसपास के लोग खिड़की के पास जाकर जिशा को आवाज देने लगे, तब भी कोई हलचल नहीं हुई। ना कोई जवाब, ना कोई आहट। सबका दिल किसी अनहोनी की आशंका से धड़कने लगा। धीरे धीरे यह बात तय होने लगी कि दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। तभी अचानक जिशा की माँ को याद आया, पीछे वाला दरवाजा। वो दरवाजा जो आमतौर पर बहुत कम इस्तेमाल होता था।
सभी लोग तेजी से पीछे की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे सब ठिठक गए। उस दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था। अब माहौल में और भी बेचैनी फैल गई। किसी ने कहा, शायद जीशा पीछे के दरवाजे से निकल गई हो और खुद ही ताला लगा गई हो। पर जीशा की मां जानती थी कि ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा, मेरे पास उसका मोबाइल नंबर है, कोई उस पर कॉल करे, मेरे पास तो फोन भी नहीं है। जैसे ही कॉल किया गया, घंटी तो लगातार बज रही थी, लेकिन कोई कॉल उठा नहीं रहा था। सबके कान घर की ओर लगे थे, और फिर किसी ने कहा, फोन की घंटी तो अंदर से ही आ रही है। अब कोई शक बाकी नहीं रहा, कुछ बहुत बुरा हो चुका था। लोगों ने बिना देर किए दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। दरवाजा जैसे ही टूटा, अंदर का नजारा देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। घर के फर्श पर जिशा बेसुध पड़ी थी, और चारों ओर खून ही खून बिखरा हुआ था। उसकी हालत ऐसी थी कि किसी का भी कलेजा कांप जाए। जिशा की मां की चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी, और वे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। फौरन पुलिस को कॉल किया गया। कुछ ही देर में पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई, लेकिन जो दृश्य उन्होंने देखा वह इतना भयावह था कि पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ गए। खैर, कानूनी प्रक्रिया के तहत जिशा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन उस समय केरला में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, और पूरा प्रशासन, यहाँ तक कि पुलिस विभाग भी चुनावी तैयारियों और ड्यूटी में उलझा हुआ था। इस वजह से शुरुआत में इस मामले को वो गंभीरता नहीं दी गई जिसकी यह मांग करता था। जिशा की दर्दनाक मौत सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाती अगर अगले दिन आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको झकझोर ना दिया होता। जैसे ही रिपोर्ट सामने आई, पूरा पुलिस महकमा सन्न रह गया। रिपोर्ट के अनुसार जिशा के शरीर पर चाकू से कम 38 वार किए गए थे। ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां चोट के निशान ना हो। उसकी आंखों से लेकर पैरों तक हर जगह घाव थे। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि जेनिटल एरिया पर भी कई बार चाकू से हमला किया गया था। यह सिर्फ हत्या नहीं, यह एक राक्षसी बर्बरता थी। जैसे ही ये रिपोर्ट बाहर आई, मीडिया ने इस केस को प्रमुखता से उठाया। अखबारों और टीवी चैनलों की हेडलाइंस में अब यही सवाल गूंज रहा था, कौन है जिशा का कातिल? जल्द ही यह केस पूरे राज्य में गूंजने लगा। लोग सड़कों पर उतर आए, सोशल मीडिया पर आक्रोश फूट पड़ा। कॉलेज के छात्र, महिलाएं, सामाजिक संगठनों ने मिलकर जस्टिस फॉर जिशा का नारा बुलंद किया। मीडिया ने इसे केरल का निर्भया हत्याकांड कहना शुरू कर दिया। यह नाम अपने आप में उस दर्द, उस क्रूरता और उस सामाजिक अन्याय को बयां कर रहा था जो जिशा के साथ हुआ था। और अब यह सिर्फ एक हत्या नहीं रही, यह एक आंदोलन बन चुका था। जनता का आक्रोश, मीडिया का दबाव और बढ़ती राजनीति ने पुलिस विभाग की नींदें उड़ा दी थीं। दबाव इतना अधिक बढ़ गया था कि खुद वरिष्ठ अधिकारियों ने सख्त लहजे में कहा, इस केस को हर हाल में सुलझाना होगा, और जो भी इस अपराध में शामिल है उसे कानून के कटघरे में लाया जाए। जांच की शुरुआत वहीं से हुई जहां ये खौफनाक कहानी खत्म हुई थी, जिशा का घर। पुलिस ने पूरे घर की बारीकी से छानबीन शुरू की, हर कोना, हर दरवाजा, हर चीज अब जांच का हिस्सा थी। इसके बाद आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। इसी दौरान एक अहम गवाह सामने आई, एक स्थानीय महिला जिसका नाम श्रीलेखा था। उसने पुलिस को बताया, हत्या वाली रात मैंने एक आदमी को जिशा के घर से निकलते देखा था। लेकिन फिर वह बोली, रात काफी अंधेरी थी, उसका चेहरा तो नहीं देख पाई, पर उसने येलो रंग की शर्ट पहनी थी और पैरों में हवाई चप्पल थी। यह जानकारी मिलते ही पुलिस दोबारा घटनास्थल के पिछले दरवाजे पर पहुंची। वहां झाड़ियां काफी घनी थीं, जिन्हें पहले ठीक से नहीं खंगाला गया था। लेकिन अब बारीकी से तलाश शुरू हुई, और फिर लगभग 100 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में एक जोड़ी हवाई चप्पल मिली जिन पर खून के धब्बे थे। वहीं से कुछ कदमों की दूरी पर एक खून से सना चाकू भी बरामद हुआ। अब शक यकीन में बदलता जा रहा था। पुलिस को लगने लगा कि यही सब उस दरिंदे के निशान हैं जिसने जिशा को इतनी बेरहमी से मारा है। इन सब चीजों, खून से सने चप्पल, चाकू और जिशा के कपड़ों को तत्काल फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। इसी दौरान जब फॉरेंसिक टीम जिशा का शव दोबारा जांच रही थी, तो एक और बेहद अहम सबूत मिला। उसके नाखूनों के नीचे कुछ बेहद बारीक इंसानी चमड़ी के टुकड़े फंसे हुए थे। संभवतः जब जिशा जान बचाने की कोशिश कर रही थी, तब उसने अपने हमलावर को अपने नाखूनों से नोचा था, और तभी ये स्किन सेल्स उसके नाखूनों में फंस गए थे। अब इन सब सुरागों के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले टारगेट बना उस महिला के बताए हुए येलो शर्ट वाले आदमी को ढूंढना, जिसे एक अन्य पड़ोसी ने भी देखा था, और हैरानी की बात ये थी कि वो उस आदमी को पहचानता भी था।
उसने तुरंत पुलिस को उसका नाम, पता और मोबाइल नंबर दे दिया। पुलिस ने जैसे ही उस नंबर पर कॉल की तो उधर से कोई जवाब नहीं मिला। फिर जब टीम उसके दिए गए पते पर पहुंची तो पता चला कि वह आदमी अब इस इलाके में रह ही नहीं रहा। थोड़ी और पूछताछ और पड़ताल के बाद यह जानकारी मिली कि कत्ल वाले दिन के अगले ही दिन वह कुन्नूर चला गया था। इस खुलासे ने पुलिस को थोड़ी राहत दी। उन्हें लगने लगा कि शायद अब केस जल्दी सुलझ जाएगा। जिस येलो शर्ट वाले शख्स की तलाश हो रही थी वही शायद असली कातिल है। मोबाइल लोकेशन ट्रैक करते हुए पुलिस सीधा कुन्नूर पहुंची और उस आदमी को वहां से गिरफ्तार करके थाने ले आई। लेकिन पूछताछ में उसने साफ साफ कहा, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। जब पुलिस ने उसके पिछले कुछ दिनों की गतिविधियों की पूरी जानकारी निकाली तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। वो आदमी असल में कोई और ही था। वह वो इंसान था ही नहीं जिसे पुलिस ढूंढ रही थी। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे और इस केस में कोई भी प्रगति नहीं होने के कारण पुलिस पर दबाव बढ़ते जा रहा था। कुछ ही दिनों में जीशा की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। रिपोर्ट में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने केस को और रहस्यमय बना दिया। जीशा के कंधे पर किसी के दांतों से काटे जाने का गहरा निशान था। डॉक्टरों ने जब उस निशान की बारीकी से जांच की तो यह बात सामने आई कि जिसने भी उसे काटा उसके दांतों के बीच में अच्छा खासा गैप था। इसके अलावा जीशा के शरीर में अल्कोहल के ट्रेसेज भी पाए गए, यानी कत्ल से पहले उसने शराब पी रखी थी। उधर पुलिस को एक और सुराग हाथ लगा। एक आदमी जो जीशा की हत्या के अगले ही दिन से लापता था और फिलहाल बेंगलुरु में रह रहा था। पुलिस ने उसकी डिटेल्स निकाली और मोबाइल लोकेशन से यह पुष्टि हो गई कि वह सच में बेंगलुरु में ही है। बिना देर किए पुलिस की टीम बेंगलुरु पहुंची और उसे उठाकर सीधे थाने ले आई। उसकी पिछली जिंदगी की तहकीकात करने पर चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। वह हाल ही में जेल से रिहा हुआ था। कुछ समय पहले उसने 2 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके कारण लोगों से जमकर मार भी खाई थी और फिर जेल भी जाना पड़ा था। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने कोई कत्ल नहीं किया है और इस घटना के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। रही बात उन 2 लड़कियों वाली घटना की, तो वह भी गलतफहमी थी। लोगों ने बिना कुछ समझे मुझे मारा और पुलिस में दे दिया था। उसने आगे बताया, उस वक्त मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था और जेल से बाहर आने के बाद हमने शादी कर ली है। आज हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। पुलिस ने जब उसके इस बयान को क्रॉस चेक किया तो एक एक बात सच निकली। शादी की तारीख, उसके पार्टनर के बयान, यहाँ तक कि मोबाइल लोकेशन ऑल मैच। एक बार फिर पुलिस के हाथ खाली ही रह गए। अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था और उनसे कड़ी पूछताछ भी हो चुकी थी। लेकिन हर बार कहानी वहीं की वहीं रुक जाती। उधर केरल विधानसभा चुनाव की तारीखें भी धीरे धीरे करीब आती जा रही थीं। प्रशासन की ओर से दबाव बढ़ने लगा और केस में तेजी लाने के लिए जांच कर रही पुलिस टीम को बदल दिया गया। एक नई और अनुभवी टीम को केस सौंपा गया। नई टीम ने आते ही फैसला किया कि पूरे केस को जीरो से दोबारा खंगाला जाएगा। फिर से घटनास्थल पर जाकर पूछताछ शुरू हुई। हर छोटी बड़ी बात पर बारीकी से गौर किया जाने लगा। इसी पूछताछ में एक नया सुराग सामने आया। जीशा के घर से महज 25 मीटर की दूरी पर रहने वाले एक परिवार का नाम आया। कुछ समय पहले जीशा की मां का उन लोगों से किसी बात पर झगड़ा हुआ था और जीशा की मां ने उन लड़कों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। अब पुलिस ने उस घर के एक लड़के को हिरासत में लिया और थाने ले आई। साथ ही उसके घर की गहन तलाशी भी शुरू हुई, इस उम्मीद में कि शायद कोई ऐसा सबूत मिल जाए जो पूरे केस की दिशा बदल दे। और तभी पुलिस को उस लड़के के घर से उसी ब्रांड की शराब की 2 बोतलें मिलती हैं। जिस ब्रांड की शराब की 2 बोतलें जीशा के घर से मिली थी, उन्हें लगा कि शायद यही व्यक्ति हत्यारा हो सकता है। खासकर जब उनके दांतों में भी गैप था, जिससे जीशा के कंधे पर काटे गए दांतों के निशान का संबंध जुड़ रहा था। पुलिस ने उसे कड़ी पूछताछ के लिए बुलाया और इस बार एक नई कहानी सामने आई। उस लड़के ने कहा, मेरे भाई ने जीशा के कारण खुद को खत्म कर ली थी। वह जीशा से बहुत प्यार करता था, लेकिन जीशा ने कभी उसकी भावनाओं को महत्व नहीं दिया। इसी बात को लेकर उनका झगड़ा हुआ था और जीशा की मां ने पुलिस में हमारी शिकायत की थी। जब पुलिस ने मुझे थाने बुलाया और बहुत मारा तो मैं घर लौटने के बाद इस सदमे से उबर नहीं सका। मेरे भाई ने भी हार मान ली और खुद को खत्म कर लिया। इस बात के बाद मैं जीशा और उसके परिवार से गहरी नफरत करने लगा था। इस बयान के बाद पुलिस का शक उस लड़के पर और गहरा हो गया।
खासकर जब उसने यह कहा कि उसकी नफरत की वजह से वह जीशा से बदला लेने का इरादा रखता था और उसके दांतों में गैप होने की वजह से वह भी अब एक सस्पेक्ट बन चुका था। पुलिस ने उसे दबाव डालकर और पिटाई करके गुनाह कबूल करवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह लड़का लगातार यही कहता रहा, मैंने जीशा को नहीं मारा है। अंत में जब उसका डीएनए टेस्ट किया गया तो वह पूरी तरह से मेल नहीं खाया। इसका मतलब साफ था, वह असली कातिल नहीं था। अब एक बार फिर पुलिस के हाथ खाली रह गए। केस एक बार फिर उलझने लगा और उस लड़के को बरी कर दिया गया। पुलिस ने जीशा के कंधे पर दांतों के निशान को लेकर एक पेंसिल स्केच बनवाया और इसे पूरे इलाके में सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। दीवारों पर पोस्टर चिपकाए गए, लोकल अखबारों में भी इसे प्रमुखता से छापा गया। पूरे एरिया में यह खबर फैला दी गई कि अगर किसी को ऐसे दांतों वाला आदमी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए। यह तरीका शुरुआत में थोड़ा समय और मेहनत से भरपूर लेकिन बेमानी सा लग रहा था। लोगों ने इसे एक तरह से टाइम वेस्टिंग और इन्फ्रूटिव कदम माना। लेकिन फिर कुछ ही दिनों में एक चमत्कारी खबर आई। 3 महिलाओं ने एक आदमी की पहचान की जिनके दांत उसी स्केच में दिखाए गए दांतों से मेल खा रहे थे। यह खबर मिलते ही जो जांच ठंडा पड़ चुका था वह अचानक एक बार फिर गर्म हो गई। पुलिस को एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी। वह आदमी एक मजदूर था और हत्या के दिन वह इस ही इलाके में था। यहाँ तक कि उन महिलाओं में से एक महिला ने यह भी बताया कि वह आदमी उस दिन येलो शर्ट पहने हुए था और साइकिल से जीशा के घर के आसपास आते जाते देखा गया था। अब पुलिस ने तुरंत उस आदमी को पकड़ने का फैसला किया और उसे कड़ी पूछताछ के लिए थाने ले आई। पूछताछ में उस मजदूर ने कहा, मैं उस दिन वहां से जरूर गुजरा था, लेकिन यह खून मैंने नहीं किया है। और तो और मैं तो जीशा को जानता भी नहीं हूँ। जब उसका डीएनए टेस्ट किया गया तो एक और झटका लगा, डीएनए मैचिंग फेल हो गई। इसका मतलब साफ था, वह आदमी भी कातिल नहीं था। अब तक येलो शर्ट पहनने की वजह से उस आदमी को कातिल साबित करना पुलिस के लिए मुश्किल हो चुका था और उसे बरी कर दिया गया। पुलिस ने हर एंगल पर सोचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। इस बीच मीडिया लगातार इस केस को कवर कर रही थी और विधानसभा के चुनाव की तारीखें भी नजदीक आ रही थीं। पुलिस की नाकामयाबी की चर्चा चारों ओर हो रही थी और स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। इतने सारे गिरफ्तारियों के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो सका और उन नौजवानों की जिनकी गिरफ्तारी हुई थी अब उनकी नौकरियां भी चली गईं। इसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर और 5 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन उन्हें भी छोड़ना पड़ा। फिर एक दिन एक नया खुलासा हुआ। एक लोकल आदमी पुलिस को बताता है, आप लोग बेकार में हाथ पैर मार रहे हैं। हमारे इलाके में जो नेतागिरी करता है असली कातिल वही है। जीशा के परिवार से उसकी पुरानी दुश्मनी भी रही है। आप लोग नेताजी को उठाइए और पूछताछ कीजिए, सारा सच सामने आ जाएगा। और संयोग से दांतों की गैप वाली बात उस नेताजी से भी मेल खा रही थी। पुलिस कई बार इस स्थानीय नेताजी से मिल चुकी थी, लेकिन अब उन्हें यह सोचने का मौका मिला कि क्या हो सकता है कि वह नेताजी जानबूझकर उन्हें गुमराह कर रहा हो। जैसे जैसे पुलिस जानकारी जुटाती है, एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। जीशा की मां एक समय में उस नेता के घर का काम करती थीं, लेकिन किसी न किसी कारण से उनकी अनबन हो गई और उन्होंने वहां काम करना बंद कर दिया था। अब पुलिस को यह पता चला कि जिस दिन जीशा की हत्या हुई उसके ठीक 3 दिन पहले उस नेता का बेटा विदेश से वापस आया था। पुलिस के हाथ अब उस नेता तक पहुंचने का सुराग था, लेकिन ऐसा आसान नहीं था। साथ ही इस जानकारी के बाहर आने के बाद यह बात मीडिया में लीक हो गई। अगले ही दिन यह खबर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए सब जगह फैल गई। अब सोचिए, चुनावों के बीच यह सब बातें चल रही हों, क्या माहौल बन सकता था। सत्ताधारी और विपक्ष एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे और इस राजनीति के बवंडर में पुलिस पूरी तरह से लोहे की चना चबाने जैसी स्थिति में आ गई थी। वे अपने हर कदम को बेहद सतर्कता से रख रहे थे, यह जानते हुए कि मीडिया और राजनीति की आंखें हर कदम पर हैं। पुलिस ने गहराई से जांच की और यह पाया कि नेताजी का बेटा सच में घटना के ठीक 3 दिन पहले विदेश से लौटा था, लेकिन उसकी मौजूदगी उस दिन वहां नहीं थी जब जीशा की हत्या हुई थी। अब पुलिस ने जीशा की मां से पूछा तो उन्होंने उल्टा एक नई कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, मेरा नेताजी से या उनके परिवार से कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, बल्कि वह हमेशा मेरी मदद करते रहे हैं जब भी मुझे जरूरत पड़ी। मेरी तो लड़ाई उस आदमी से हुई थी जिसने इस नेता का नाम लिया था। जीशा की मां ने कहा, और जब पुलिस ने इस बात का क्रॉस चेक किया तो यह बात सही निकली।
हर व्यक्ति जिसने किसी के साथ किसी तरह की दुश्मनी रखी थी उसी को शक के आधार पर गिरफ्तार करवा दिया था। और कोई भी आदमी जिसने किसी से झगड़ा किया था उसे पुलिस की पिटाई भी झेलनी पड़ी थी। समय बीतता गया और पुलिस की कोशिशें लगातार जारी रहीं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। फिर एक दिन एक नई सूचना मिली। एक आदमी था जो म्यूजिक टीचर था। पुलिस ने उसके फोन कॉल डिटेल्स निकलवाए और पता चला कि उस आदमी के कॉल्स में से कुछ कॉल्स जीशा से की गई थीं। लेकिन जब उसका डीएनए टेस्ट किया गया तो वह भी मेल नहीं खाया। इसके बाद तकरीबन 20 और लोगों की गिरफ्तारी हुई जिन पर शक था, लेकिन फिर भी कोई ठोस सुराग हाथ नहीं आया। समय रेत की तरह बीत रहा था और फिर चुनाव परिणाम भी आ गए। अब नई सरकार एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की थी और पिछली यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार चली गई थी। एलडीएफ सरकार ने केस की जांच टीम को बदलने का निर्णय लिया। एक नई टीम का गठन किया गया और सरकार ने इस टीम को भरोसा दिलाया कि जल्द ही इस केस को सुलझा लिया जाएगा और जीशा के कातिल को पकड़ लिया जाएगा। नई जांच टीम का नेतृत्व सीनियर पुलिस अधिकारी डी संध्या ने किया। इस बार पुलिस ने एक नया तरीका अपनाया। क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट किया गया। जांच में नए तरीके अपनाए गए और फिर से संदिग्धों से पूछताछ शुरू की गई। करीब 20 लाख फोन कॉल डिटेल्स को चेक करने के बावजूद 49 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लग सका। लेकिन आखिरकार 50वें दिन पुलिस को एक नई जानकारी मिली और यह सूचना एक आदमी के बारे में थी जो उस समय तमिलनाडु में था। पुलिस को शक था कि शायद वही आदमी था जिसकी तलाश की जा रही थी। उस आदमी का नाम था अमीरुल इस्लाम। पुलिस ने तुरंत तमिलनाडु पहुंचकर अमीरुल इस्लाम को पकड़ लिया। यह आदमी असम का रहने वाला था, एक बेरोजगार मजदूर था जो नौकरी की तलाश में केरल आया था। वह जीशा के इलाके में ही रहता था और उसे उस इलाके के हर एक कोने की जानकारी थी। उसे यह भी पता था कि जीशा की माँ और बड़ी बहनें कब घर से बाहर जाती हैं और कब जीशा अकेली घर पर रहती थी। अमीरुल इस्लाम को जीशा और उसकी बहनों की दिनचर्या का पूरा पता था। वह हमेशा जीशा और उसकी बड़ी बहन को दूर से देखा करता था। उसे यह भी मालूम था कि जीशा के घर में मर्द नहीं था, सिर्फ ये 3 महिलाएं ही रहती थीं। उसे सही मौका तलाश था और 28 अप्रैल 2016 को उसे वह मौका मिल गया। उस दिन अमीरुल इस्लाम ने शराब पी और शाम 5 बजे से 5:30 बजे के करीब एक शराब भरी बोतल और चाकू लेकर जीशा के घर पहुंचा। उस समय जीशा अकेली थी और अपने घर में पढ़ाई कर रही थी। अमीरुल इस्लाम ने जीशा के घर का दरवाज़ा खटखटाया और जब जीशा ने दरवाज़ा खोला तो उसने अचानक दरवाजे को जोर से अंदर की तरफ धक्का दे दिया, जिससे जीशा जमीन पर गिर पड़ी। अमीरुल इस्लाम ने तुरंत अंदर दाखिल होते हुए दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और जीशा के साथ जबरदस्ती करने लगा। जीशा ने पूरी ताकत से उसका विरोध किया, लेकिन अमीरुल इस्लाम को इस पर बहुत गुस्सा आ गया और उसने जीशा के कंधे पर दांत से कस के काट लिया। फिर भी जीशा ने अपना विरोध जारी रखा तो उसने चाकू निकाला और जीशा के पेट और सीने समेत कई जगहों पर ताबड़तोड़ वार किए। जीशा अब खून से सनी, लाचार और जमीन पर पड़ी हुई थी। इसके बाद अमीरुल इस्लाम ने उसी हालत में जीशा के साथ दुष्कर्म किया। खून बहने की वजह से जीशा पानी पानी चिल्ला रही थी तो अमीरुल इस्लाम ने शराब की बोतल उसके मुंह में उड़ेल दिया। इसके बाद उसने चाकू से जीशा के शरीर पर कम से कम 38 बार हमला किया और अंत में उसकी गर्दन पर भी चाकू चला दिया। जीशा ने वहीं पर दम तोड़ दिया। यह सब घटनाएं अमीरुल इस्लाम ने पुलिस को अपने बयान में विस्तार से बताई थीं। इसके बाद अमीरुल ने उसी घर का दरवाज़ा बाहर से ताला लगा दिया और पीछे के दरवाजे से बाहर निकलकर मौके से फरार हो गया। अमीरुल इस्लाम ने अपराध को अंजाम देने के बाद वहां से भागते हुए अपने चाकू को झाड़ियों में फेंक दिया और खून से सनी अपनी चप्पलें भी वहीं छोड़ दिया। फिर वह शांति से स्टेशन गया, असम की एक ट्रेन पकड़ी और वहां से असम चला गया, जहां उसने 1 महीने तक समय बिताया। बाद में नौकरी की तलाश में वह तमिलनाडु चला गया। डीएनए टेस्ट और बाकी सबूतों से यह साफ हो गया कि अमीरुल इस्लाम ही जीशा का कातिल था। इसके बाद पुलिस ने 85 दिनों तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष द्वारा डीएनए रिपोर्ट, 195 गवाहों, 290 दस्तावेज और 36 फिजिकल एविडेंस को कोर्ट में पेश किया। 14 दिसंबर 2017 को केरल हाई कोर्ट ने अमीरुल इस्लाम को फांसी की सजा सुनाई। जब इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी गई तो अदालत ने उसे खारिज कर दिया। बीच में अमीरुल इस्लाम ने यह भी मांग की थी कि उसे केरल जेल से निकालकर असम की जेल में भेजा जाए, क्योंकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वे बार बार केरल नहीं आ सकते थे।
लेकिन अदालत ने उसकी यह अर्जी भी खारिज कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और अब तक जीशा की बहन दीपा ने अपने दुख और आक्रोश को बयां किया। दीपा कहती हैं, इस फांसी से मेरी बहन वापस नहीं आएगी, पर मैं कोर्ट के फैसले से खुश हूं। जब तक फांसी नहीं हो जाती मुझे चैन नहीं आएगा। जीशा को न्याय दिलवाने के लिए कई लोगों ने लड़ाई की है। मैं सबको शुक्रिया कहना चाहती हूं। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, क्या होता जा रहा है लोगों को, पत्नी छोड़ो बच्चे के बारे में सोच लेता, दुनिया में आने से पहले उसको मार दिया। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ममता मैम का भी यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ममता की दुनिया। जिन लोगों को रील्स देखना पसंद है वे लोग मैम के चैनल को विजिट करें और उन्हें सपोर्ट करें। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, एक गंदी लालची माँ की वजह से बेचारी मासूम बच्ची की जान चली गई। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, आजकल किसी पर भरोसा नहीं कर सकता कोई भी, इतनी नफरत लोगों में भर गई है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, वो कहते हैं ना, औरतों को ज्यादा सुख दुख की ओर खींच लेती है, यही हाल शैला का हुआ। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, माँ के नाम पर कलंक है, ये रानी खुद गलत रास्ते पर चली और साथ में बेटी को भी चलाया, हद है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुषमा शाह जी ने कमेंट किया है, अपने ही पति को मरवाने वाली कुलच्छनी डायन। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून विवेक भाई। गुड आफ्टरनून सिस्टर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलुरी जी ने कमेंट किया है, ससुराल वालों ने कितनी यातना दी कि उसे मजबूर होकर घर छोड़ना पड़ा, उसे क्या पता था बाहर इंसान के रूप में राक्षस है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। यास्मीन जी ने कमेंट किया है, कैसी जालिम बीवी थी, तौबा है। यास्मीन फ्रॉम यूएसए, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। लोकेन राय जी ने कमेंट किया है, फर्स्ट व्यूअर, फर्स्ट कमेंटर एंड फर्स्ट लाइकर विवेक जी, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सरिता राय जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अनुज कुमार जी ने कमेंट किया है, पति पत्नी दोनों के बीच में यदि कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो एक पक्ष की मौत निश्चित ही होती है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शब्बीर काबू जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। धर्मेंद्र दहिया जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। दीपा सिंह जी ने कमेंट किया है, दिल छूने वाली कथा विवेक भैया, धन्यवाद सिस्टर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मनगम बेंगी जी ने कमेंट किया है, रोजी ने गलत किया, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राहुल जयकर जी ने कमेंट किया है, फर्स्ट लाइक कमेंट विवेक जी, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। तुलसी चौरसिया जी ने कमेंट किया है, हेलो सर। हेलो मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सनी भंडारी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मदन सिंह जी ने कमेंट किया है, चाहे पति हो चाहे पत्नी यदि बदचलन हो तो इसका कुप्रवाह मासूम बच्चों को झेलना पड़ता है, बहुत दुखद। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। तहर भाई जी ने पाकिस्तान से कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राजा आतिफ जी ने कमेंट किया है, ही किल्ड हिज वाइफ बट नॉट हिज फ्रेंड, डजंट फील सेटिस्फाइड। आतिफ जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कपिल शो नाम के आईडी से कमेंट आया है, क्राइम करने से पहले लोग इसके अंजाम से क्यों नहीं डरते, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जैमिनी राजहंस जी ने कमेंट किया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। BPN007 मनबीर नाम के आईडी से कमेंट आया है, प्रियंका की कहानी यही आकर रुकनी थी, ऐसे अफेयर का यही अंजाम होता है।
मनवीर जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। भोर दादा ने कमेंट किया है, ऐसी औरतें अक्सर परिवार उजाड़ देती हैं। दादा, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अर्जुन हांगीरजकर जी ने कमेंट किया है, थैंक यू सर। अर्जुन जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे डेविड सर, विवेक जी, मनोज प्रभाकर जी, गणपत सिंह भाटी जी, खुशी खान जी, जहीर डॉन जी, कंचन पटेल जी, गणेश सौद जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।